नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। देश के अंदर लोकसभा चुनाव जो है वो संपन्न हुए हैं। 4 तारीख को इसका रिजल्ट आना है। जब रिजल्ट आने वाला होता है उससे पहले तमाम जो न्यूज चैनल्स हैं उसमें एग्जिट पोल आने शुरू हो जाते हैं। ये अनुमान लगाया जाता है, विशेषज्ञ बैठते हैं, उसमें कहा जाता है कि अब की बार कितनी सीट्स कौन सी पार्टी लेके आ रही है, इस पर चर्चा होती है और लमसम जो आंकड़े और अनुमान लगाया जाता है उसके ही चलते उसके आसपास का रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं महमूद पराचा, उन्होंने इस पे आपत्ति दर्ज कराई है। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये एक सट्टा है, सट्टेबाजारी है और क्यों मैनिपुलेट किया जाता है इसके पीछे एक बड़ा कारण है। किस तरह ब्रेन वॉश किया जाता है, अधिकारियों उससे साठगांठ करी जाती है और तमाम इस तरह के आरोप उन्होंने लगा दिए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो एग्जिट पोल किए जाते हैं उसके पीछे एक बड़ा सिंडिकेट है। जब जनता को रिजल्ट 2 से 3 दिन बाद पता ही चलना है तो मैनिपुलेशन क्यों, जो ब्रेन है उसको ब्रेन वॉश या फिर मैनिपुलेट क्यों किया जाता है, उनका साफ तौर पे ये कहना है। साथ ही उनका एक तरफ ये भी आरोप है कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो इस तरह की चीज़ों के अंदर लिप्त होते हैं। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने रिटर्निंग ऑफिसर्स को, मल्टीपल जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनसे बात की है। उनका साफ तौर पे कहना है देश के गृह मंत्री होने के साथ साथ वो भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, तो इसके चलते उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर से बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या कुछ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है आपको सुनाते हैं, सुनिए। वोटर को इससे कोई फायदा नहीं होगा और ये इलेक्शन तो नागरिकों का है ना, किसी नागरिक को एग्जिट पोल से क्या फायदा हो। 3 दिन पहले मुझे क्यों अंदाजा लगाना है, क्यों सट्टा लगाना है, क्यों धांधलेबाजी हुई है या नहीं हुई है, किसी कुछ भी क्यों अंदाजा लगाना है, कोई फायदा नहीं होता। 3 दिन बाद तो रिजल्ट आ ही जाएगा। तो इसलिए ये पूरी प्रक्रिया जो है धांधलेबाजी को, मैनिपुलेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। मैं इसको पूरी तरीके से नकारता हूँ और कोई भी व्यक्ति अगर इसमें धांधलेबाजी और ये करता है तो उसको मेरे ख्याल से बहुत लंबी सजा होनी चाहिए। ये जो एक प्रक्रिया है ये 50 तरीके से मिसयूज हो सकती है। उसका एक सबसे छोटा तरीका मिसयूज का ये है कि एक माहौल बनाया जाता है, जो जैसे अभी इसी चुनाव में देख लें तो 400 पार का एक माहौल बनाया गया। अब पब्लिक मानने को तैयार नहीं है, 400 पार क्या 40 भी पार नहीं होंगी। तो पब्लिक की माइंडसेट कैसे तैयार किया जाए, उसमें ये एक जो ये एग्जिट पोल होते हैं उसमें ये पब्लिक का कुछ माइंड तैयार करने में, देखो एग्जिट पोल में भी आ गया, तो कुछ लोगों का माइंडसेट धीरे धीरे थोड़ा सा मोल्ड करने के काम आती है, झूठ लोगों के जहन में उतारने के काम आता है और जो दूसरी ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका मनोबल गिराने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तीसरी बात यह है जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, जो सारे देश में जो चुनाव आयोग के ऑफिसर्स हैं, उनको भी एक तरीके से मेंटल प्रेशर में लाने का कि देखो एक सरकार तो बनी हुई है और जीत रही है, तो वो उसके पक्ष में जाने के लिए उनको प्रेरित करने के भी काम आ सकती है। इसीलिए मैं बहुत बड़ा मुखर विरोधी हूँ। ये घपला ही घपला है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल कराने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए क्योंकि वो बेकार के पैसे कमाते हैं इसको दिखा के। सर वो तो पहले बता देते इसमें एरर हो सकता है 2%, 4%, 5% और कह रहे हैं डाटा साइंस का हिस्सा, ये डाटा साइंस है। अगर 2% से ज्यादा गड़बड़ हुई तो जेल जाएंगे, वो 5% से ज्यादा हुई तो जेल जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ इसको एक चुनाव में किसी आम वोटर को क्या फायदा होता है इससे? कोई फायदा नहीं होता। 3 दिन तक हम लोग जहाँ महीनों तक ईवीएम के बाद तो महीनों तक चुनाव चलते हैं ना, पहले तो इतना लंबा नहीं होता था चुनाव, अब ईवीएम के बाद तो महीनों चुनाव चल रहे हैं। तो जहाँ हम इतने महीने इंतजार कर रहे हैं वहाँ 3 दिन और वेट कर लेंगे। तो इसका कोई फायदा नहीं है, इसके नुकसान ही नुकसान है। सट्टा बाजार गर्म होता है इससे, तो सट्टा, हमारे देश की जनता वैसे ही गरीब है, तो ये सिर्फ फ्रॉड है। एग्जिट पोल को देखना भी नहीं चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए और जो ये एग्जिट पोल करते हैं मेरे खिलाफ हिसाब से तो आज नहीं तो कल इनके खिलाफ कानून बनके इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और 2 से 5% में तो दुनिया लुट जाती है ना इलेक्शन में, तो इलेक्शन तो एक वोट से जीत हार हो जाती है। तो उसी तरीके से ये एग्जिट पोल भी ये दिखा सकता है अगर एक ही सीट से सरकार बन भी सकती है। या आपको क्या लगता है, एग्जिट पोल आया है लगभग 400 सीट दे रहा है हर एग्जिट पोल एनडीए गठबंधन को, तो आपको लगता है कि इसके बाद जो काउंटिंग होगी वो प्रभावित होगी? बिल्कुल प्रभावित किया जा सकता है। बिल्कुल ये इसी काम के लिए हो रहा है और ये भी खबरें आ रही हैं, मुझे नहीं पता कितनी सही है कितनी गलत है।
क्योंकि एक कांग्रेस के बड़े नेता ने ये कहा है कि अमित शाह साहब रिटर्निंग ऑफिसर्स को फोन कर रहे हैं। मैं कानूनी प्रावधान बता देता हूँ। ये जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, चुनाव में जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं, इनका अमित शाह साहब से कोई लेना देना नहीं रह जाता, भले ही वो होम मिनिस्टर हैं अभी भी, तो इससे कोई लेना देना ही नहीं रह जाता। ये लोग सब अधिकारी जो हैं डेपुटेशन पे होते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, ये उनकी निगरानी में काम कर रहे होते हैं। अगर अमित शाह साहब ये फोन कर रहे हैं तो ये सीधा सीधा इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कराने की एक तरीके से प्रिजम्पशन ली जा सकती है उनके खिलाफ। वरना एक होम मिनिस्टर को कोई जरूरत नहीं है, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं और जो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए प्रचार करते घूम रहे हैं पूरे देश में अभी तक, 3 दिन पहले तक, कि वो अब सडनली होम मिनिस्टर बनके हर एक रिटर्निंग ऑफिसर को फोन करके उनके हालचाल भी पूछे। ये इनको कोई भी उनको अधिकार नहीं है। अगर उनको कोई भी अधिकार उनको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होने वाली है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में होने वाली है, हर एक रिटर्निंग ऑफिसर में होने वाली है, तो अगर वो फोन कर रहे हैं बैठ के, तो ये काम उनको चुनाव आयोग को शिकायत करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को, अमित शाह जी को नहीं, एज होम मिनिस्टर नहीं, एज कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी उनको एक चुनाव आयोग को रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि हमारी पार्टी को ऐसा अंदेशा है कि ये सब जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनको ये हौसला दिलाना जरूरी है कि वो कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं होगी, हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, कोई चिंता ना करें। इसके अलावा एक होम मिनिस्टर को चुनाव के दौरान, चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने से पहले रिटर्निंग ऑफिसर से बात करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही लगाया जा सकता है कि वो कोई अपराध करना चाहते हैं, वरना हर एक 150 रिटर्निंग ऑफिसर्स की बात तो शायद वो कांग्रेस के नेता कहेंगे। आप रामपुर से उम्मीदवार हैं, क्या लगता है अखिलेश यादव ने चुनाव सरेंडर कर दिया? क्योंकि उन्हें दलित चाहिए नहीं, मुसलमान चाहिए नहीं, बदबू करते हैं दलित और मुसलमान, वोट चाहिए नहीं उनको, अगर वोट चाहिए नेता नहीं चाहिए उनको। आपको लगता है ऐसा? नहीं, आप ये बात तो आपको उन्हीं से पूछनी पड़ेगी, चाहिए किसको, क्या चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन एक भी सीट कोई भी कम होगी, और मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा जो आपने किए हैं, चाहे सुगंधित हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या ना सुगंधित भी हो, तो भी एक वोट बराबर होता है। यही तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक वोट का अधिकार देके और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बराबर बनाया। यही तो सबसे बड़ी ब्यूटी है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक वोट से एक कैंडिडेट चुनाव आ सकता है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से सरकार बनाने से चूक सकता है। यही तो ब्यूटी है इसकी। तो हो या विपक्षी दल चुने, तो क्या उसमें विश्वास किया जा सकता है? एक सवाल ये साथ ही है, अगर रिजल्ट इंडिया गठबंधन के फेवर में आते हैं तो क्या आप तब भी ईवीएम को लेकर के वही तमाम सवाल उठाएंगे जो आप हमेशा उठाते हैं? शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए। 100% ईवीएम इस देश की जनता के साथ, इस देश के जनमत के खिलाफ सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ी बेईमानी है। चुनाव अगर इंडिया गठबंधन भी जीतती है तो हम आंदोलन करेंगे कि ईवीएम का प्रयोग समाप्त होना चाहिए, किसी की सरकार आ जाए। 100% इसमें घपला ही घपला है, क्योंकि आज देखिए 20% तक की घपलाबाजी करने की इसमें प्रोविजन है। अगर देश की जनता ने अपनी मेहनत से खून पसीना एक करके अगर वो 20% धांधली वाले वोट्स को भी हरा के अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनवाती है तो ये क्रेडिट देश की जनता को जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया गठबंधन के हाथ में ये गंदा घिनौना हथियार आ जाए, बिल्कुल नहीं है। ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। और मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, आज भी अगर कोई भी चुनाव अनाउंस होगा असेंबली का या पार्लियामेंट का, एक भी चुनाव, तो उसमें कानून ये है, आज ये चुनाव जब हो रहे हैं ईवीएम से, तब भी अगर कोई अगला चुनाव अनाउंस होगा तो उसमें पेपर बैलेट से चुनाव कराने का कानूनी प्रावधान है। अगर ईवीएम से चुनाव कराना है तो चुनाव आयोग को एक ऑर्डर निकालना पड़ेगा कि हम ये चुनाव भी ईवीएम से कराना पड़ते हैं, ये कानूनी पोजीशन है। तो किस व्यक्ति को शौक है ईवीएम से चुनाव कराने का? जो बेईमान है। किस व्यक्ति को शौक होगा जो धांधली करना चाहता है, जो ईवीएम से चुनाव कराना चाहता है? क्योंकि कानून आज भी ये कहता है कि पेपर बैलेट से चुनाव होगा। ये मैं आज की बात बता रहा हूँ। फिर इस हिसाब से कर्नाटक और हिमाचल और तेलंगाना के चुनाव को रद्द कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कहे कि भैया एक काम करो, बैलेट चुनाव करा लो, बेईमानी हुई होगी इसमें। बिल्कुल, और मेरा ये पूरा विश्वास है अगर ये चुनाव बैलेट से होंगे तो उनके विक्ट्री मार्जिन बहुत ज्यादा होंगे। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार भी बनती है, विक्ट्री मार्जिन बहुत बड़े होंगे और सीटें भी बहुत बड़ी संख्या में बढ़ेंगी। मेरा ये सीधा, मैं ये कोई
इमोशंस में या हल्के में ये बात नहीं कहता हूँ। अगर 40 और 50 से ज्यादा एक भी सीट आती है एनडीए की, नहीं सॉरी बीजेपी, तो उसमें चुनाव में गड़बड़ी हुई है। वो जनता के वोटों से चुनाव नहीं जीता गया है, मेरा ये मानना है। कोई मुझसे इस पे डिबेट करना चाहता है तो मैं उसको साइंटिफिक रूप से ये साबित भी कर सकता हूँ, क्योंकि जनता ऐसी नहीं है जो कि चाइना को हजारों किलोमीटर जगह छिनवा के चुप बैठी रहेगी। जनता इतनी देश की कमजोर नहीं है कि बेरोजगारी के ऊपर जनता जवाब नहीं देगी, जनता इतनी कमजोर नहीं है। नोटबंदी पे जवाब नहीं देगी, जनता इतनी कमजोर नहीं है। ये जो हमारे देश में नदियाँ, पोल्यूशन, ये सब जगह और ये देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। काठ की आंधी एक बार चढ़ती है, 10 बार नहीं चढ़ने देगी देश की जनता। तो इतने बड़े बड़े धोखे और बेईमानी पूरा देश बेच के जो खा गए हैं ये लोग, तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। 40 और 50 से ज़्यादा बीजेपी की सीटें आती हैं, और उसका लॉजिक में भी मैं आपको बता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी 2009 में सरकार बनाई थी ना, 40 और 50 पे लाके खड़ा कर दिया था। वही 40-50 पे लाके देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को खड़ा कर देगी, जैसे 2014 में कांग्रेस को खड़ा किया था। ये बात सच्चाई है। इसीलिए उन चुनावों में ईवीएम के माध्यम से गड़बड़ी कम से कम कांग्रेस ने नहीं की थी 2014 में, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जैसे कि आपने एडवोकेट महमूद प्राचा को सुना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम आरोप लगा दिए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है, चाहे एनडीए की सरकार आए या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार आए, जो ईवीएम का विरोध है वो मैं दर्ज कराता रहूंगा, उसके खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। ये भले ही कोई भी आए, लेकिन जो ईवीएम में धांधली है वो संभव है, और साइंटिफिक प्रमाण देने को भी वो तैयार हो गए हैं। जिस तरह से उन्होंने चैलेंज किया है, और पुरजोर तरह से एडवोकेट महमूद प्राचा, साथ ही कई और दिग्गज लोग हैं जो समाज सेवा करते हैं और सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं, उन तमाम लोगों का ये दावा है कि ईवीएम में घोटाला होता है, ईवीएम से खेल रचा जाता है। अब चुनाव के रिजल्ट नजदीक हैं। एडवोकेट महमूद प्राचा ने रामपुर से नामांकन दाखिल किया था। रामपुर से वो इस लोकसभा 2024 में वो प्रत्याशी रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे दावा किया है कि अगर निष्पक्ष रिजल्ट आता है तो भारतीय जनता पार्टी 40 से 50 सीटें ही प्राप्त कर पाएगी, इससे ज्यादा नहीं। देश की जनता बदलाव चाहती है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह के उनके दावे हैं, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।